हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा आज हम यहां पे रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी रिवीजन सीरीज। हर एक चैप्टर को हम रिवाइज करवाने वाले हैं आपको। जो थ्योरी चैप्टर है वो पूरा थ्योरेटिकल, लेकिन जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है वो भी हम आपको यहां पे पूरे के पूरे रिवाइज करवाने वाले हैं। और प्रैक्टिकल चैप्टर को रिवाइज करने का जो तरीका है मेरा, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तरीका यह है कि हम 100% कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन भी यहां पे रिवाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपको उस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, वो भी यहां पे क्लैरिटी देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मली अदर यूट्यूब वीडियोस में आपको देखने को नहीं मिलती। जो मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं रिवीजन सीरीज में, अगर आपको उसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पे आप मैसेज करके डिमांड कर सकते हो पीडीएफ की। तो आपको विद इन 24 आवर्स पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री टेस्ट सीरीज है कॉस्ट अकाउंटिंग की। फ्री टेस्ट सीरीज है, सारे के सारे चैप्टर की 16 टेस्ट उसमें इंक्लूड हैं। 15 टेस्ट हैं चैप्टर वाइज और एक है पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। इसके अलावा जब इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट रिलीज करेंगे तो मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन सबसे पहले हम आपके सामने डिस्कस करने के लिए आएंगे। इसके अलावा सजेस्टेड आंसर की सीरीज भी हम लेकर आते हैं। जब आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद हम सजेस्टेड आंसर भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो काफी सारा कंटेंट है जो आपके लिए रेलिवेंट होता है इस चैनल पे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन लेक्चर। सर, सबसे पहले तो बात यह है कि अकाउंटिंग 3 तरीके की होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ोगे। तो हम यहां पे बीच में हैं आज के टाइम पे। सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पज होता है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन का, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी हेल्प करेगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी भी आपको प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज कॉस्ट और प्रॉफिट नहीं बताता। इसमें आपकी हेल्प करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करने में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिसीव्ड। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पूरी छूट है, वो जरूरी नहीं है केवल कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा ले, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों से डेटा ले सकता है। इसके अलावा अगर इसको कोई मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इसको कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां से भी हेल्प चाहिए होती है तो वो भी कंसीडर करते हैं। सर, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है खर्चे। कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो या तो प्रोडक्ट बनाने पे खर्च कर रही है या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्च कर रही है। और अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप सर्विस प्रोवाइड करने पे खर्चे कर रहे हो। तो कॉस्ट का सिंपल मीनिंग वी कैन से एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। और अगर इस कॉस्ट के अंदर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन मर्ज कर दे तो हमारी बन जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग क्या होता है? सर, कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। दिस इज द अकाउंटिंग। जब आप फाइनेंशियल डेटा का कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। हम यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो सर, ये जो कॉस्ट की डेफिनेशन है वो लिख दो: expenses incurred on manufacturing the product, distribution of product or on providing the services. This system of accounting is known as cost accounting. This system of accounting is known as cost accounting. तो अकाउंटिंग में क्या कवर है? कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। सर, एक वर्ड होता है कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग डिफाइन किया गया है, कॉस्टिंग अलग डिफाइन किया गया है। कॉस्टिंग को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो एसर्टेनमेंट ऑफ प्रोसीजर
फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सर कॉस्ट को कैलकुलेट करने की जो प्रोसीजर है उसको कॉस्टिंग बोला गया। जैसे आप कहते हो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो सर्विस कॉस्टिंग फॉलो करना है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पे प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है तो प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करना है। तो जो कॉस्ट को कैलकुलेट करने की प्रोसीजर है दैट इज नॉन एज कॉस्टिंग, इन ए पर्टिकुलर केस इज नॉन एज कॉस्टिंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक सर्विस प्रोवाइडर अगर कैलकुलेट करेगा तो उसका काम प्रोसेस कॉस्टिंग से नहीं चलने वाला, उसको सर्विस कॉस्टिंग फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक पर्सन बैच में प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका काम जॉब कॉस्टिंग से नहीं चलने वाला, उसको बैच कॉस्टिंग फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक पर्सन जॉब बेसिस पे काम कर रहा है तो उसको जॉब कॉस्टिंग फॉलो करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर केस में कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो कीजिए, दैट इज नॉन एज कॉस्टिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, कॉस्टिंग अलग है, और एक कॉस्ट अकाउंटेंसी अलग से डिफाइन कर दिया गया। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, मतलब जब आप ये मेथड फॉलो करोगे ये जो बताएगा, और साथ में कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन करोगे, तो उसका जो मिक्सअप है दैट इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के प्रिंसिपल अप्लाइड करते हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, इट इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी इज ए साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछा जा सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्लैंक ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट। साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस, साइंस, आर्ट, प्रैक्टिस, ऑल। तो साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रैक्टिस भी है, क्योंकि साइंस का मतलब होता है अपने मेथड्स होना जो कॉस्टिंग के है। आर्ट का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, तो सर यहां पे भी तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के तरीके हैं। प्रैक्टिस, एप्लीकेशन, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये सारे वर्ड अलग अलग डिफाइन किए गए। सर कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा था अच्छा खासा, पढ़ रहे थे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं थी। एक नया सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग पहले तो इंडस्ट्री में आया, फिर बच्चों को पढ़ाया गया, क्या जरूरत थी इसकी? तो कहते हैं वही कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज्ड एज ए स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन। मतलब अलग से क्यों? कॉस्ट अकाउंटिंग में ही थोड़ा बहुत पार्ट डाल के काम चला देते, कहते हैं नहीं ऐसे काम चलता नहीं। इसके पीछे 7 रीजंस हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियां, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ कमियां हैं, लाइक वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट तो लॉस बता देगा लेकिन किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं बताता। इंडस्ट्री बिकम कॉस्ट कॉन्शियसनेस। इंडस्ट्री में अगर आप कॉस्ट कॉन्शियसनेस नहीं होगे कि भाई उसकी कॉस्ट 10 रुपए आ रही है, मेरी 9 रुपए आए तो बात बने, तो आप इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से होने लग गया, उसको केवल और केवल एक स्ट्रीम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बस की बात नहीं थी। कंट्रोल द प्राइस राइज, सर प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, प्राइस बढ़ने शुरू हो गए। गवर्नमेंट को अगर उसमें इंटरफेयर करना है तो गवर्नमेंट पहले कॉस्ट तो जानना चाहेगी, भाई प्राइस बढ़ गई, अगर कॉस्टिंग बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया तो रीजनेबल है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर बिना कॉस्ट बढ़े प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं तब तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होना चाहिए। कंपटीशन बढ़ गया, कॉस्ट कंट्रोल हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन गया। एंड साथ में टू कंप्लाई विद लेजिस्लेशन लाइक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इन एक्ट को अप्लाई करने के लिए भी कॉस्ट की जरूरत पड़ने लग गई। दीज आर द 7 रीजन जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज हुआ। आप अपने एग्जाम में सीधा सीधा एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज्ड एज ए स्पेशल डिसिप्लिन, एक्सप्लेन। 5 नंबर की वेटेज के साथ। सर 7 पॉइंट आपके पास, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 7 पॉइंट आप वहां पे लिख देना, 5 में से 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। सर कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या कैलकुलेट करके दे देगा ये हमें? तो सबसे पहले तो ये आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाता है। जब आपको पता चल गई कि सर 10 रुपए की कॉस्ट और आपका प्रॉफिट टारगेट है मान लो 2 रुपए का, तो वो आपको सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना सिखा देता है। डिटरमाइन एंड कंट्रोल एफिशिएंसी बाय सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। आप जब पढ़ते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो आप वहां पे देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन पहले स्टैंडर्ड सेट करती है कि मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपए आनी चाहिए, लेबर की कॉस्ट 5 रुपए आनी चाहिए, ओवरहेड की कॉस्ट 12 रुपए आनी चाहिए। देन जब आपके पास एक्चुअल डेटा आ जाता है, कंपैरिजन किया जाता है कि भाई मटेरियल की कॉस्ट से एग्जांपल 12 आ गई, क्यों आ गई, ये 2 रुपए क्यों बढ़ गए, 2 रुपए की कॉस्टिंग ज्यादा क्यों आई, इसको एनालाइज करके कंट्रोल करना। इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, सर एक स्टैंडर्ड के लेवल तक कॉस्ट को कंट्रोल करके रखना और कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है तो उसको कम करना। इसके अलावा प्रॉफिट कैलकुलेशन, अगर आपको पता है 12 रुपए में मैंने माल बेच दिया, 10 रुपए मेरी कॉस्टिंग है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा
जैसा कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेटा चाहिए, वो कहां से आएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग भी उसमें हेल्प करता है, तो असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा इन्वेंट्री जब हम कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो सर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में भी तो कॉस्ट की जरूरत है, उसमें भी हमारी ये हेल्प करता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन आ सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव को लेकर। ये आपके सामने 7 पॉइंट्स है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा बात करें सर स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटेंसी का, ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसका स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटेंसी का? तो स्कोप यही है कि ये हमारी कॉस्ट कैलकुलेशन में मदद करता है, दैट इज कॉस्ट एसेटमेंट। देखो इंटरनल मैटर जो है वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो इंटरनल मैटर पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करूंगा। अगर कहीं पे भी हेडिंग होगी तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको हेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है फास्ट स्पीड में चीजों को करवाया जाए। अगर रेगुलर क्लासेस हमने 10 घंटे की करी है तो 1 घंटे में रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन उसी को बोलते हैं। अगर 20 घंटे का कोई चैप्टर है, 2 घंटे में उसका रिवीजन होना, या फिर 15 घंटे का है 2 घंटे लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 10 से 15% टाइम में अगर हम किसी को टॉपिक को दोबारा से पढ़ लेते हैं, सर रिवीजन का मतलब ये होता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर रिवीजन में क्या आप सारे के सारे क्वेश्चन कराओगे? भाई सारे के सारे क्वेश्चन करवाना रिवीजन नहीं होता, रिवीजन होता है टॉपिक कॉन्सेप्ट उस पे एक क्वेश्चन, दिस इज द रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है आपको चीजें याद दिलाना कि हाँ आपने जो पढ़ा हुआ था चीजों को, वो देखो आपको अब कम टाइम में हम याद दिला रहे हैं, रिमाइंडर दिला रहे हैं आपको। कॉस्ट एसेटेनमेंट में हेल्प करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल भी इसके स्कोप में आता है, कॉस्टिंग की रिपोर्ट्स तैयार करना भी कॉस्ट अकाउंटेंसी के स्कोप में कवर किया जाता है। सर अगर जरूरत हो तो कॉस्ट ऑडिट भी तो इसमें कवर कर सकते हो, आप कॉस्ट ऑडिट करवा लो, क्या दिक्कत है। और एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, तो 6 पॉइंट को लेकर आप स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी को एग्जाम में लिख सकते हो। कॉस्ट एसेटेनमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिपोर्ट्स, कॉस्ट ऑडिट एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। एक बार मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर जो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, और जब आपको ये पीडीएफ मिल जाए उसके बाद एक बार इंटरनल मैटर जो है रीड जरूर करके जाइएगा। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग है एक, तो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस की अगर बात करें तो देखो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किसको प्रोवाइड कराता है? ऑनर्स को और अदर आउटसाइड पार्टनर्स जिन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया हुआ है, लेंडर्स लाइक। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो टोटली इंटरनल होता है, तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो पहला डिफरेंस ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑनर्स और अदर आउटसाइड पार्टनर्स के लिए होती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए होती है। सेकेंड पॉइंट, इट लेज एम्फेसिस ऑन रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट विदाउट अटैचिंग एनी इंपॉर्टेंस टू कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टारगेट है केवल रिकॉर्डिंग, सर कंट्रोल करना टारगेट नहीं है उनका। प्रॉफिट लॉस निकाल के बता देगा, लेकिन कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है कोई मतलब नहीं है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इट प्रोवाइड्स ए डिटेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन ही इंटरनल कंट्रोल पर्पस से किया जाता है कि अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उसको कम कैसे किया जाए। फॉर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट, इंडिविजुअली कॉस्ट अपने को पता होती है, तो इंडिविजुअली हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये कॉस्टिंग ज्यादा है यार, इसको कैसे कम किया जाए। विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन टॉपिक्स की हेल्प से हम ऐसा किया करते हैं। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग पे कॉन्सेंट्रेट करता है, कोई कंट्रोल यहां पे नहीं है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग तो पूरा का पूरा एक सिस्टम ऑफ डिटेल्ड कंट्रोल मेंटेन करता है। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इट रिपोर्ट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नॉर्मली ईयर टू ईयर बेसिस पे बनाई जाती है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन थ्रू कॉस्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं इसके अंदर टू मैनेजमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई साल का वेट किया जाएगा, नहीं, मैनेजमेंट को कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो कॉस्ट रिपोर्ट्स बना के उनको इमीडिएटली प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो तीसरा डिफरेंस आप कह सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जब जरूरत होती है तब डेटा प्रोवाइड करवाता है। चौथे डिफरेंस की बात करें तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पूरे के पूरे बिजनेस की बात करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो सर पूरे बिजनेस की,
जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं करते, हम प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो चौथा डिफरेंस हो गया, पूरे बिजनेस का डेटा होता है यहां पे प्रोडक्ट वाइज हम बात करते हैं। पांचवा डिफरेंस बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट्स आर कंसर्न विद एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जैसे कि ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा और थर्ड पार्टी, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल के लिए होता है। तो कॉस्ट अकाउंट्स आर कंसर्न विद इंटरनल ट्रांजैक्शंस which do not involve any cash payment or receipt। तो you can say फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। सिक्स्थ पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद एक्चुअल फिगर एंड फैक्ट्स ओनली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल फिगर्स लिखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल बेसिस पे बनाया जाता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद पार्टली फैक्ट एंड फिगर्स। इसमें एक्चुअल हो सकता है बट हम यहां पे एस्टिमेशन भी बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स भी बनाते हैं। तो सिक्स्थ डिफरेंस यू कैन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल फिगर एंड फैक्ट कंसीडर किए जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में पार्टली एक्चुअल पार्टली एस्टिमेटेड भी हो सकते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वगैरह के टॉपिक्स में। इसके अलावा सेवंथ पॉइंट की बात करें तो डज नॉट कंसीडर एफिशिएंसी ऑफ वर्कर और प्लांट और मशीनरी। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंडेंट है, बस प्रॉफिट और लॉस निकाल दिया, काम खत्म। यहां पे वर्कर की एफिशिएंसी क्या थी, मशीन की एफिशिएंसी क्या थी, कम थी तो बढ़ाएं कैसे, इन बातों पे कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एफिशिएंसी कंसीडर करता है वर्कर्स और प्लांट एंड मशीनरी की, और अगर वो एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहे तो उनको कैसे एफिशिएंटली यूज किया जाए, इस टॉपिक पे डिसीजन मेकिंग की जाती है। एट्थ पॉइंट आप कह सकते हो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं जानते, यहां पे स्टॉक्स को जो वैल्यू किया जाता है वो केवल और केवल कॉस्ट बेसिस पे किया जाता है। और नाइन्थ और लास्ट जो डिफरेंस हम यहां पे कर सकते हैं सर वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, दीज अकाउंट्स आर केप्ट इन सच ए वे टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाते वक्त, मेंटेन करते वक्त इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखा जाता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग हम वॉलंटरी बेसिस पे रखते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, कुछ जगह मैंडेटरी है भी। इन सम इंडस्ट्रीज कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैंडेटरी होते हैं, तो हम वहां पे कंपनीज एक्ट का ध्यान रखते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग वैसे तो वॉलंटरी है, हाँ कुछ जगह कंपनीज एक्ट के रूल्स हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द 9 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड 9 पॉइंट तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा भी थ्योरेटिकल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और अगर आप वहां पे रेलिवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 5 पॉइंट भी लिख दोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 पॉइंट लिख दोगे, तो भी आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। बस कंडीशन ये है रेलिवेंट पॉइंट होने चाहिए, इधर उधर की फालतू बातें नहीं लिखनी आपने। इसके बाद सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसका भी डेफिनेशन तो अपने को यहां पे समझनी है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम है डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट की हेल्प करना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जगह जगह से डेटा इकट्ठा करना, रेलिवेंट डेटा इकट्ठा करना, और उसका एक समराइज्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करके मैनेजमेंट के सामने रखना, ताकि मैनेजमेंट उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सके। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करने हैं, और सर साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर क्यों? ताकि हम क्रिएट कर सकें अपने लिए, प्रोटेक्ट कर सकें एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर। क्योंकि सर हमारे बिजनेस में जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, उनका जो पैसा लगा हुआ है, हम उनके लिए हमारे बिजनेस में वैल्यू क्रिएट कर सके और जो वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट कर सके। फाइनली बात करूं तो इट असिस्ट द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना और डिसीजन मेकिंग करना। तो सिंपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम यह है सर, मैनेजमेंट अपने जो फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग,
उसको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके, तो उनको असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना। इसके लिए आपको क्या करना है, डेटा इकट्ठा करना है और इस तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन करना है ताकि जो आपके बिजनेस में स्टेक होल्डर है, जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगा रखा है, उनका पैसा वेस्ट ना चला जाए, उनके आप प्रॉफिट कमा के दो और जो आपके बिजनेस में वैल्यू क्रिएट हो चुकी है उसको आप प्रोटेक्ट करो। तो डिफाइन करते हुए कैसे, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू क्रिएट, प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर। इट असिस्ट द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन कर सकते हो। और सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको क्यों बताई गई है? इसलिए बताई गई है क्योंकि हमारे सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो डिफरेंस है ही 9 पॉइंट्स में, लेकिन उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी अपने को डिफरेंस शो करना होता है। एग्जाम में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 5 नंबर की वेटेज के साथ 6 पॉइंट मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट अगर एग्जाम में आप लिख के आओगे, एग्जामिनर आपको खुश होकर 5 में से 5 नंबर पक्के दे देगा। सर क्या डिफरेंस है? कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है इट रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली। सर कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे डिपेंडेंट है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या प्रॉफिट लॉस कॉस्ट इसकी बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो होता ही है कि भाई यहां पे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, यहां 12 रुपए का होगा, वो चीजों की बात तो करते ही करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव भी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि भाई आज जहां से 12 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा मुझे, जबकि जहां से आज 10 रुपए दिख रहा है वहां पे लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हो। तो ऐसी चीजों को भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, तो पहला डिफरेंस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। सेकंड पॉइंट, कॉस्ट अकाउंट फोकस अटेंशन ऑन पास्ट एंड करंट ऑपरेशन। सर कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट को भी देखता है और करंट को भी देखता है, फ्यूचर को नहीं देखता, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही डिसीजन लेना है और डिसीजन पास्ट या करंट के लिए नहीं फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्यूचर। तो सेकंड डिफरेंस हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेंट्रेशन पास्ट और करंट पे है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेशन है। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट अकाउंट्स आर जनरली केप्ट वॉलंटरीली अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग आप वॉलंटरी बेसिस पे मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आप पे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स भी अप्लाई हो सकते हैं, CARR जो होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसके लिए कोई रूल्स है ही नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100% प्योरली वॉलंटरी होता है। मतलब अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो तो हो सकता है आप वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो सकता है आप पे मैंडेटरी बाउंडेशन हो एज पर CARR, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेंटेन करना नहीं करना प्योरली वॉलंटरी है। मेंटेनेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज प्योरली वॉलंटरी। फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोर कंसर्न विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे कंसिडर करता है, 2 महीने 4 महीने 12 महीने, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग लॉन्ग टर्म की सोच के चलता है। जैसे मैं अभी आपको कह रहा था, अभी 10 रुपए 12 रुपए का प्रॉफिट है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहेगा 12 वाला सिलेक्ट कर लो, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हो तो वो कहेगा कि हो सकता है या उनको लग रहा हो शायद कि आज जो 10 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है वो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट देके जाएगा आने वाले टाइम में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न इक्वली विद शॉर्ट टर्म तो देखेंगे ही देखेंगे, बट लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हम यहां पे करके चलते हैं। चौथा आप डिफरेंस कह सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट ए प्रॉपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड विदाउट ए प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। रीजन, सर कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस जो निकालना है प्रोडक्ट वाइज सर्विस वाइज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन मेकिंग करनी है तो इनको कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग
वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग इंप्लीमेंट किया जा सकता है विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अलावा 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इट एम्स एट मेजरिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर। सर कॉस्ट सेंटर मतलब डिपार्टमेंट जहां पे हम खर्च कर रहे हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। जबकि अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करोगे तो इट इज एन इंक्लूसिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर केवल और केवल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट नहीं, इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कवर्ड है। यू कैन से सर कॉस्ट अकाउंटिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें केवल कॉस्टिंग की बात करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल कॉस्ट नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके एस्पेक्ट इनको भी कंसीडर करके चलता है। तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये 6 डिफरेंसेस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 नंबर की वेटेज से ज्यादा का नहीं आएगा। कोई भी 5 पॉइंट अगर आप इसमें से लिख कर आओगे एग्जाम में, 6 के 6 लिखोगे ठीक है, बट 5 नंबर के लिए बड़े बड़े पॉइंट ही है, कोई छोटे पॉइंट्स तो है नहीं। 5 पॉइंट भी लिख के आओगे, एग्जामिनर आपको आराम से 5 में से 5 नंबर रख देगा आपकी कॉपी के अंदर। सर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसको मेंटेन करने के क्या फायदे हैं? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करे, क्या फायदे होंगे उसको? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस की बात करें तो एक कॉस्ट सिस्टम रिवील्स, अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज होगी तो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लॉसेज होंगे, कोई भी इनएफिशिएंसी होगी अक्रूइंग इन एनी फॉर्म, लाइक वेस्टेज ऑफ मैन पावर, लाइक वर्कर खाली बैठे हुए, आइडल टाइम, लॉस्ट टाइम, काम नहीं कर रहे, पता लग जाएगा आपको। वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लाइक मटेरियल जो स्पॉइलेज हो जाता है, एक्सेसिव स्क्रैप हो जाता है, आप सोच के बैठे हो 5% का स्क्रैप होगा, 10% हो गया, 20% हो गया, पता लग जाएगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मैन पावर और मटेरियल भी रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ बच गया, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, मशीन चला के छोड़ दी, उस पर प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, सर रिसोर्सेज का आप मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करने से अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में कोई भी अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी, लॉसेज या इनएफिशिएंसी होगी, आपको पता चल जाएगा, पहला फायदा। दूसरा, इट आइडेंटिफाई द अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सो दैट दीज में बी एलिमिनेटेड। सर आप 3 तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हो, ए बी सी, अगर मैं आपको कहूं कि टोटल प्रॉफिट कितना है और आप कहते हो 100 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट है, मैं कहता हूं भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन पता चला कि ए से 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, बी से 30 करोड़ का प्रॉफिट है और सी से 20 करोड़ का नुकसान है, तो सर ये चीज आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता पाता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 करोड़ तो बता देगा, लेकिन सी का ये जो 20 करोड़ वाला लॉस है, ये पार्ट नहीं बता पाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में पता चल जाएगा, आप इस प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दोगे तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़कर 120 करोड़ हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपको पता लग जाते हैं। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर प्राइस फिक्सेशन। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका प्राइस फिक्स करना चाह रहे हो, मार्केट में क्या सेलिंग प्राइस रखा जाए, सर कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट अकाउंट फर्निश सुटेबल डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट टू सर्व एज गाइड इन डिसीजन मेकिंग। सर हम बात कर ही रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेटा प्रोवाइड कराएगा, जिसके बेसिस पे फाइनली मैनेजमेंट जो है डिसीजन मेकिंग कर सकता है। इसका मतलब सुटेबल डेटा ये प्रोवाइड कराते हैं मैनेजमेंट को, जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग पॉसिबल हो पाती है। इसके अलावा 5वां पॉइंट कहता है कॉस्ट का कंपैरिजन कर सकते हो आप, या तो प्रीवियस पीरियड के साथ कि सर इस साल हमारी कॉस्टिंग आई 20 रुपए, जबकि पिछले साल 18 थी, ये 2 रुपए की कॉस्ट ज्यादा क्यों आई? या फिर आप अपनी कॉस्ट को दूसरी कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो कि यार उसकी कॉस्ट तो 18 आ रही है, मेरी 20 आ रही है, मेरी 2 रुपए कॉस्ट क्यों ज्यादा आ रही है। तो आप एनालाइज करोगे तभी तो कॉस्ट कंट्रोल कर पाओगे, रिडक्शन कर पाओगे। इसके अलावा परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम विच इंक्लूड ए प्रोसीजर फॉर कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब आप टाइम टू टाइम बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे अपना फिजिकल स्टॉक चेक करते रहते हो। इससे क्या होता है, इससे अगर कोई भी शॉर्टेज ऑफ मटेरियल वगैरह होती है, इजीली फाइंड आउट हो जाती है। इसके अलावा 7th पॉइंट, कॉस्ट ऑडिट इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड्स। सर कॉस्ट ऑडिट करवाते रहो,
इससे क्या होगा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैनिपुलेटेड है या फिर कोई भी फ्रॉड वगैरह हुआ है, उसको आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल अप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हो द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी, कि हमें किस लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे काम करना चाहिए। तो सर दीज आर द 8 पॉइंट्स। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हो, फॉलो करते हो, तो आपको वहां से ये 8 बेनिफिट जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखो, जहां फायदे हैं तो वहां नुकसान भी होंगे। तो अगर आपको 8 एडवांटेजेस देखने को मिल रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो यहां पे आपको 5 लिमिटेशंस भी देखने को मिलती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। सर एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, डुप्लीकेशन वाली बात आ जाती है। एक ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी मेंटेन कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में मेंटेन कर रहे हो, तो डुप्लीकेसी ऑफ ट्रांजैक्शन है, जिसकी वजह से खर्चे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए फाइनेंशियल अकाउंटेंट चाहिए, खर्चे बढ़ जाते हैं। सर जब कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग मेंटेन करते हैं, दोनों के रूल्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे दोनों के डिफरेंस में। सर स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कॉस्ट बेसिस पे चलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। स्टॉक की वैल्यू में डिफरेंस आ गया, तो प्रॉफिट में भी तो डिफरेंस देखने को मिलेगा लास्ट में जाके, तो आपको रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत पड़ती है। साथ में सर ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं है, क्योंकि वॉलंटरी बेसिस पे है। मैं किसी तरीके से मेंटेन करता हूं, आप किसी तरीके से मेंटेन करते हो, और जब काम बढ़ जाते हैं तो सर वर्किंग के अंदर इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वॉलंटरी बेसिस पे अगर आपने प्रॉपर तरीके से डेटा मेंटेन नहीं करा, मैनेजमेंट के सामने लेकर गए गलत डेटा, डिसीजन मेकिंग गलत हो गई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो 5 पॉइंट को लेकर आप लिमिटेशन बता सकते हो। रिकॉन्सिलिएशन नीड पड़ती है, डुप्लीकेसी है, एक्सपेंसिव है, नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, एंड इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा एसेंशियल फैक्टर्स फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने जा रही है, तो सर उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को यह पता होना चाहिए कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। दूसरा, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, स्टील इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, सर आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो बिजनेस है, उसमें किस तरीके का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, रीजन बीइंग हर एक पर्सन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक मैनेजर हो गया, वर्कर हो गया, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि सर सभी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया जा सके, ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा आपका प्रोडक्ट क्या है, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना चाहिए। जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट है, मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह। इसी तरीके से आपका जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, कैसे करोगे, इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, वो डिसाइड होना चाहिए। इसके अलावा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, ऑडिट वगैरह, क्या आपके लिए कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है, क्या आपके ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स अप्लाई होते हैं या नहीं होते, उनको देखो। और फाइनली वेजेस का पेमेंट सिस्टम भी डिसाइड करो कि सर पीस रेट होगा, टाइम रेट होगा, क्या होगा। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए, कब, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो। सर इंटरनल मैटर आपको रीड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर द रिवीजन क्लासेस। तो रिवीजन क्लासेस में हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता, अदरवाइज तो अपने को ये 18-20 घंटे लग जाने इसमें। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़े तो सर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते वक्त हम ये 7 फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके अंदर क्या फीचर्स हो, क्या अच्छाइयां हो, कि हम कह सके कि हां ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारे लिए बेस्ट है। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, इट शुड बी टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब होता है जब आप उसमें चेंज करना चाहो कर सको, प्रैक्टिकल होना चाहिए, अचीवेबल हो, सिंपल होना चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो, और कैपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। आपने जिस रिक्वायरमेंट के लिए इंप्लीमेंट किया है वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके अलावा
द डेटा यूज बाय द सिस्टम शुड बी एक्यूरेट। सर जो आप डेटा यूज कर रहे हो वो सही होना चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट गलत आएंगे, अदरवाइज इट मे डिस्टॉर्ट द आउटपुट ऑफ सिस्टम, क्योंकि इनपुट गलत होगा तो आउटपुट गलत ही आएगा, तो इंफॉर्मेशन गलत होगी तो आउटपुट भी गलत ही आएगा। तीसरा पॉइंट, जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, ऑपरेट करने हो, उसकी जो कॉस्ट आएगी दैट शुड जस्टिफाई द रिजल्ट। जस्टिफाई द रिजल्ट का मतलब ऐसा ना हो कि कॉस्ट आ रही है 1 करोड़, बेनिफिट हो रहे हैं 50 लाख के। सर बेनिफिट ज्यादा होने चाहिए कॉस्टिंग से। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड हैव द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक नया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करने जा रहे हो तो मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तो उसको सक्सेस कैसे मिलेगी। सिमिलरली द सिस्टम शुड हैव द नेसेसरी सपोर्ट फ्रॉम ऑल द यूजर डिपार्टमेंट। सर जिनको इसको यूज करना है अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। देयर इज ए नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी इन क्लासिफाइंग, ट्रीटिंग, रिपोर्टिंग कॉस्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सिस्टम। सर ऐसा ना हो कि एक साल आपने पावर को डायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया, दूसरे साल पावर को इनडायरेक्ट मान रहे हो। क्लासिफिकेशन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ट्रीटमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिपोर्टिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि कंपैरिजन पॉसिबल हो कि सर इस साल और अगले साल के डेटा को कंपेयर किया जा सके, अपनी कंपनी के डेटा को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर किया जा सके। तो अगर आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ये छह पॉइंट देखने को मिल रहे हैं तो आप मान के चल सकते हो कि हाँ ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारे लिए अच्छा है, बेटर है, बेस्ट है। इसके बाद देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। सर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है मटेरियल की। तो डिफाइन कैसे किया जाता है इसको, द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मेड इज नॉन एज मटेरियल। सर मटेरियल ही तो होता है जिससे आप फिनिश्ड गुड्स बनाते हो। मटेरियल 2 तरीके का हो सकता है, इट मे बी डायरेक्ट और इट मे बी इनडायरेक्ट। मटेरियल डायरेक्ट नेचर का भी हो सकता है तो इनडायरेक्ट नेचर का भी हो सकता है। डायरेक्ट कौन सा होता है, इट इज वन विच कैन बी डायरेक्टली और इजिली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट। जैसे एक लकड़ी की टेबल में वुड आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एग्जांपल है फर्नीचर में टिम्बर हो गया, ड्रेस में क्लॉथ हो गया, इजिली आइडेंटिफिएबल है, सर ये वाली लकड़ी लगी है, सागवान की लकड़ी लगी है, कौन सा टिम्बर लगा है पता लग जाता है। इनडायरेक्ट की बात करें पता नहीं लग पाता। इट इज वन विच कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट। सर जो रेगमार यूज किया जाता है फिनिशिंग के लिए, आप टेबल को देखकर तो नहीं बता सकते किस तरीके का, क्या क्वालिटी का रेगमार आपने यूज किया होगा। एग्जांपल्स की बात करें इनडायरेक्ट मटेरियल में तो सर इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में भी यूज होता है, ऑफिस में भी होता है, तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी होता है। फैक्ट्री में आप लुब्रिकेंट यूज करते हो, ऑयल, कॉटन वेस्ट वगैरह यूज करते हो, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। ऑफिस में जो आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ब्रूम्स, डस्टर्स वगैरह यूज करते हो, दीज आर द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप पैकिंग मटेरियल यूज करते हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज करते हो, दीज आर द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे मटेरियल है वैसे ही लेबर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक मटेरियल पे कोई लेबर काम नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो द ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड लेबर। सर लेबर भी 2 तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इट इज डायरेक्ट क्या होती है सर, इट इज वन विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेड हुली टू ए पर्टिकुलर जॉब, प्रोडक्ट और प्रोसेस। जैसे मैं आपको टीच करता हूं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर, तो मैं कहीं ना कहीं उनके लिए इंप्लॉई हूं और मुझे वो पे करेंगे, डायरेक्टली ट्रेस कर लेंगे, हाँ सर को इतना पे किया है, तो वो क्या एक तरीके से डायरेक्ट लेबर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल आप कारपेंटर को जो वेजेस पे करते हो, आप टेलर को जो फीस पे करते हो, सर डायरेक्टली रिलेट करती है। इनडायरेक्ट की बात करें, इट इज वन विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेड हुली टू ए पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट। जैसे कि ये भी फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों जगह हो सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो सारे के सारे प्राइम कॉस्ट का पार्ट होते हैं। जबकि जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं सर, वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट भी हो सकते हैं, तो वो ऑफिस ओवरहेड का पार्ट भी हो सकते हैं, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट भी हो सकते हैं। जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में बात करें सर, जो फोरमैन काम करते हैं, वर्क्स मैनेजर जो होते हैं, गेट कीपर जो होते हैं, इनकी जो सैलरी होती है, दीज आर द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। ऑफिस में बात करें तो अकाउंटेंट हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया, इनकी जो सैलरी है, दीज आर द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जो सेल्समैन की सैलरीज होती है,
सर दीज आर द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो मटेरियल और लेबर को छोड़ दो, उसके अलावा जो खर्चे हैं वो अदर एक्सपेंसेस माने जाते हैं। तो अदर एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर। सर ये जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू पर्टिकुलर जॉब प्रोसेस और प्रोडक्ट। जैसे आप एक्साइज ड्यूटी पे करते हो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, रॉयल्टी पे करते हो, कोई स्पेशल आपने मशीनरी हायर करी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी आप यहां ले सकते हो। इनडायरेक्ट जो ट्रेसेबल नहीं होते। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर जॉब। जैसे रेंट हो गया बिल्डिंग का, हम अपने इंस्टीट्यूट में सीए, सीएस, सीएमए तीनों तरीके के बच्चे पढ़ा रहे हैं और रेंट हम पे कर रहे हैं एक बिल्डिंग का, से एग्जांपल 1 लाख रुपए। तो ये ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है कि सीए के लिए कितना, सीएमए के लिए कितना, सीएस के लिए कितना। तो सर उस सिचुएशन में हम कोई ना कोई बेस लेकर एलोकेट तो कर देंगे बट डायरेक्टली तो एलोकेट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में बात करोगे, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, लाइटिंग के खर्चे। ऑफिस की बात करें तो ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इंश्योरेंस, ऑफिस की लाइटिंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे सर एडवर्टीजमेंट हो गया। अब हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड अपने कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर दे, सर हजारों प्रोडक्ट आते हैं, किसको कितना बेनिफिट होगा कहां पता लगेगा। शोरूम का खर्चा लाइक रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, दीज ऑल आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस 3 एलिमेंट होते हैं और तीनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर के हो सकते हैं। सर जब डायरेक्ट नेचर के खर्चों को ऐड कर लिया जाए, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस तीनों ही डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। अभी हमने देखा अगर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर लेते हो तो इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस है, इन तीनों को ऐड कर लिया जाए तो इसको ओवरहेड बोला जाता है। तो यहां से 2 डेफिनेशन आ गई आपके पास प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड की। प्राइम कॉस्ट क्या है? द सम ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर दोगे प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। सिमिलरली द एग्रीगेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट को ऐड कर दोगे तो आपको आपके ओवरहेड का खर्चा पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक टेक्निकल टर्म है, किसके लिए यूज किया जाता है? सर किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी प्रोजेक्ट और किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट आप किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट को बोल सकते हो, या कोई भी एक्टिविटी जिससे आपकी कॉस्ट रिलेट करती है। तो सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी डिपार्टमेंट जिसके लिए आप यहां पे बोलते हो कि सर मेरा 10 रुपए का खर्चा लग गया, मेरा 100 रुपए का खर्चा लग गया। तो जिस चीज के लिए आपका वो खर्चा लग गया, जिस एक्टिविटी में आपका वो खर्चा लग गया, बस उस एक्टिविटी या उस चीज को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। देयरफॉर द टर्म कॉस्ट शुड ऑलवेज बी लिंक्ड विद ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू बी मोर मीनिंगफुल। तो कोई भी खर्चा है वो किसी न किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेट करना चाहिए, अदरवाइज उसकी कोई भी रेलेवेंसी नहीं मानी जाती। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कोई ना कोई प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट ही होता है जिससे कोई कॉस्ट रिलेट करती है। सर कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर, देखो ड्राइवर होता है चलाने वाला, ड्राइवर होता है चलाने वाला। जैसे कार चलाने वाले को हम कार ड्राइवर बोलते हैं, ट्रक चलाने वाले को ट्रक ड्राइवर बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट को चलाने वाला जो फैक्टर होता है दैट इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट को चलाने वाला जो फैक्टर है दैट इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। जैसे मैं कहता हूं वेजेज है, अगर आप वर्कर को वेजेज पे कर रहे हो पर आवर बेसिस पे, तो सर अगर वर्कर 1 घंटा काम करेगा 10 रुपए पे कर रहे हो, तो 5 घंटे काम करेगा तो 50 रुपए। मतलब ये जो वेजेस की कॉस्ट है, इसको चलाने वाला फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ आवर्स। तो इसको कॉस्ट ड्राइवर बोल दिया जाता है। तो कोई भी फैक्टर जिस पे आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है दैट फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। क्या डेफिनेशन है? CIMA डिफाइंस ए कॉस्ट ड्राइवर एज द फैक्टर, ध्यान देना, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ कॉस्ट। वो फैक्टर जो आपकी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है कम ज्यादा। ऑफन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ABC। ABC का मतलब है यहां पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इसको यूज किया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इसको यूज किया जाता है। आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करूं
तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स वुड बी ए कॉस्ट ड्राइवर फॉर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। सर आप मटेरियल खरीद के लाते हो, अब आप मान लो एक ऑर्डर प्लेस करते हो 100 रुपए लगता है, तो सिंपल सी बात है 5 ऑर्डर प्लेस करोगे तो 500 रुपए लगेगा। मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे कहीं ना कहीं आपकी परचेज ऑर्डर की कॉस्ट डिपेंड करती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कॉस्ट ड्राइवर इज एन एक्टिविटी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट अकरेंस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर्स के, लाइक नंबर ऑफ मशीन सेटअप। अगेन वही बात, सर एक बार मशीन को सेटअप करने में 10 रुपए लगते हैं, तो 5 बार करोगे तो 50 रुपए लगेंगे ना। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने में 10 रुपए लगेंगे, तो 5 करोगे तो 50 रुपए लगेंगे ना। आवर्स स्पेंट ऑन प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, अगर 1 घंटा इंस्पेक्शन पे लगा के 10 रुपए लगते हैं, तो कहीं पे अगर आपने 5 घंटे लगा दिए 50 रुपए का खर्चा तो लगेगा। नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड, सर आप किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हो, एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग में 10 रुपए लग रहे हैं, तो 5 की करोगे तो 50 रुपए लगेंगे ना। तो कॉस्ट ड्राइवर कोई भी ऐसा फैक्टर है जो आपकी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, जो आपकी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, जो आपकी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद आता है कॉस्ट सेंटर। सर सेंटर की बात करें तो कॉस्ट सेंटर को कैसे डिफाइन किया गया, कहते हैं कोई भी लोकेशन, जैसे मैं कहता हूं इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है तो ये एक लोकेशन है, इसका जो रेंट है, तो ये जो बिल्डिंग है इसी को सेंटर बोल दिया गया कि दिस इज द सेंटर जिसके लिए कॉस्ट इनकर हो रही है। ए पर्सन, मैंने एक वर्कर रखा जिसको मैं 1000 रुपए पर डे पे कर रहा हूं, तो सर जो वर्कर है वो है सेंटर जिसके लिए मैं कॉस्ट पे कर रहा हूं। और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट या फिर ग्रुप ऑफ देम, एक इक्विपमेंट है उसका मैं डेप्रीशिएशन डाल रहा हूं हर साल 1 लाख रुपए का, सर वो इक्विपमेंट है जिसकी वजह से मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूं। तो कोई भी लोकेशन, कोई भी पर्सन, कोई भी इक्विपमेंट कॉस्ट सेंटर कहलाता है अगर हम उसके लिए कुछ भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो। इन और कनेक्टेड विद एन अंडरटेकिंग इन रिलेशन टू विच कॉस्ट एसोसिएटेड एंड यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। बिल्डिंग का रेंट जा रहा है सर 1 लाख रुपए, अगर मैं इस बिल्डिंग को थोड़ा सा छोटा कर लूं, दूसरी जगह ले लूं, तो रेंट को कम किया जा सकता है, कॉस्ट कंट्रोल की जा सकती है। किसको चेंज करके, लोकेशन चेंज करके। सर मैंने एक वर्कर हायर किया हुआ है जिसको मैं 1000 रुपए पर डे पे कर रहा हूं, मैं इसको हटा के 900 रुपए वाला रख लेता हूं, मतलब वर्कर को हटा के दूसरा रखना वर्कर, मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूं। द डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल कॉस्ट सेंटर as well as analysis of cost under cost center is very helpful for periodical comparison and control of cost। सर कॉस्ट सेंटर क्यों फाइंड आउट किया जाता है, कंपैरिजन के लिए कि पहले मेरी ये कॉस्ट थी अब मेरी ये कॉस्ट है, और अगर कॉस्टिंग ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, एक्सपेंसेस शुड बी सेग्रीगेटेड टू कॉस्ट सेंटर। जैसे हम फैक्ट्री में, ऑफिस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो सर वो फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये अलग अलग सेंटर है। द मैनेजर ऑफ ए कॉस्ट सेंटर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ हिज कॉस्ट सेंटर। सर हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कॉस्ट सेंटर 2 तरीके के होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वो डिपार्टमेंट है जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, और सर्विस कॉस्ट सेंटर वो डिपार्टमेंट है जहां पे प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सर अकाउंट डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना करेगा, वो सर्विस कॉस्ट सेंटर है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन जहां पे हो रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कहलाएगा। तो टाइप ऑफ कॉस्ट सेंटर की बात करें, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर दीज आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज मशीनिंग हो गया, मशीनरी पे असेंबली डिपार्टमेंट हो गया, तो मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कहलाते हैं। यही सर्विस कॉस्ट सेंटर की बात करें तो दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेकिन प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। जैसे कि मेंटेनेंस हो गया, मशीन खराब हो गई सर, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। स्टोर डिपार्टमेंट हो गया जो मटेरियल प्रोवाइड कराएगा प्रोडक्शन के लिए, तो दीज आर द सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो यू कैन से सर्विस कॉस्ट सेंटर 2 तरीके के हो सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर। इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नाम से ही क्लियर है, सेंटर मतलब डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है। जैसे कॉस्ट सेंटर है
तो उसकी वो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट सेंटर है तो प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेवेन्यू सेंटर है तो रेवेन्यू कमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो विद द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स फंक्शंस, organizational structure and other related function also grow in terms of volume and complexity। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है वैसे वैसे सेल वॉल्यूम बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी ट्रांजैक्शन की बढ़ती है। टू हैव ए बेटर कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्या करते हैं, डेलीगेट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। क्योंकि देखो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने से कुछ नहीं होगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए जो राइट्स चाहिए, ऑथोरिटी चाहिए, वो भी तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी आपको टू वेरियस डिपार्टमेंट्स और पर्सन्स। दीज डिपार्टमेंट और पर्सन आर नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जैसे प्रॉफिट सेंटर हो गया अलग, रेवेन्यू सेंटर अलग हो गया, इन्वेस्टमेंट सेंटर अलग हो गया, कॉस्ट सेंटर अलग हो गया, इस तरीके से। ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिनोट्स ए सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जस्ट एक पार्ट है for the activities of which responsibility is assigned to a specific person। जैसे भाई प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, ना कि सेल्स के लिए। तो ये प्रोडक्शन मैनेजर जो है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, इसका जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं भाई प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, सिमिलरली सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स रेवेन्यू। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट सेंटर की बात करें तो देखो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है। सर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट सेंटर जो है वो रेवेन्यू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्रॉफिट तो दोनों पे डिपेंड करता है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर भी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ही, लेकिन विच हैव बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू भी और साथ में इनकरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर भी। सिंस मैनेजर ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स आर अकाउंटेबल फॉर बोथ कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इज द बेसिस फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर जो है उसका जो भी मैनेजर होगा उनकी अगर परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो सर सिंपल सी बात है, आप देखो कि क्या टारगेट था प्रॉफिट कमाने का, क्या एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया, अकॉर्डिंगली आप परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट सेंटर। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी ब्रांचेज है ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, और आप हर ब्रांच का अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करो। इसका मतलब हर ब्रांच अपना प्रॉफिट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। कल को अगर यहां प्रॉफिट ज्यादा है यहां कम है, तो ज्यादा है तो इसको शाबाशी मिलने वाली है, कम है तो इससे रीजन पूछे जाएंगे भाई प्रॉफिट कम कैसे हुआ। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन में वो आता है कॉस्ट यूनिट। सिंपल कहूं, किसी भी प्रोडक्ट के मेजरमेंट का जो यूनिट होता है उसको कॉस्ट यूनिट बोला जाता है। जैसे मिल्क होता है लीटर में मेजर किया जाता है, कपड़ा होता है मीटर में मेजर किया जाता है। तो ये मीटर, लीटर, ये सब क्या होते हैं, मेजरमेंट के तरीके होते हैं, इन्हीं को कॉस्ट यूनिट्स बोला जाता है। तो द टर्म कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को आप कैसे बता रहे हो, सर 10 लीटर, 50 लीटर। सर्विस, घंटों में सर्विस, जैसे मान लो मैं चार्ज करता हूं 5,000 रुपए पर आवर, तो वो क्या हो गया, एक आवर जो हो गया वो कॉस्ट यूनिट कहलाएगी। और टाइम, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज भी हो सकता है जो कि आपको सर्विस कॉस्टिंग में जाके देखने को मिलेगा। टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, इस तरीके से। इन रिलेशन टू whom कॉस्ट में बी ascertained और एक्सप्रेस, मतलब यूनिट का मेजरमेंट का ऐसा तरीका जिसके लिए कॉस्ट मेजर कर सकते हैं हम, दैट इज नॉन एज कॉस्ट यूनिट। इट कैन बी फॉर ए जॉब, आप किसी जॉब के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो, किसी बैच के लिए कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट ग्रुप के लिए कर सकते हो। एंड दीज आर सम इंडस्ट्री और प्रोडक्ट और उनके कॉस्ट यूनिट गिवन है, आपको ये पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल के बेसिस पे मेजर की जाती है। आपने टीवी वगैरह में सुना भी होगा, टाटा ने इस साल 20,000 कार्स बनाई।
तो इसका मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स उनका मेजरमेंट का तरीका है। केबल को मीटर में मेजर किया जाता है, सीमेंट को टन में मेजर किया जाता है, केमिकल को लीटर में, गैस को क्यूबिक मीटर में, पावर को किलोवाट आवर में, ट्रांसपोर्ट को पैसेंजर किलोमीटर। क्योंकि आप मान लो एक बस में चढ़ते हो तो बस वाला ये नहीं है कि बोलेगा 10 रुपए दे दो, जितने पैसेंजर चढ़ना चाहो चढ़ जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं है 10 रुपए दे दो, जितने किलोमीटर जाना है चले जाओ, नहीं। तो किलोमीटर पे भी डिपेंड करेगा, पैसेंजर पे भी डिपेंड करेगा। हॉस्पिटल में पेशेंट डे, सर एक पेशेंट एक दिन रुकेगा या 10 दिन रुकेगा उसके हिसाब से तो उससे चार्ज किए जाएंगे। होटल में बेड नाइट, होटल में आप जाके जरा रुको, वो ये थोड़ी ना बोलते हैं कि 10,000 रुपए दे दो, जितने साल रुकना है रुको। वो बोलेगा एक दिन का, एक रात का, नॉर्मली नाइट बेसिस पे बताते हैं होटल वाले, तो वो बोलते हैं एक नाइट का ये चार्जेस है, एक रूम का। एजुकेशन में पर स्टूडेंट हम आपसे फीस चार्ज करते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में नंबर ऑफ कॉल्स पे डिपेंड करता है। बीपीओ सर्विस में आप अकाउंट कितने हैंडल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और प्रोफेशनल सर्विसेज जो होती है वो आवर्स बेसिस पे चार्जेबल नॉर्मली की जाती है। इसके बाद कॉस्ट यूनिट के बाद देखें तो दो मीनिंग अपने को देखने हैं। एक होता है सर कॉस्ट एलोकेशन और एक होता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट। कोई भी इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा, कोई भी कौन से नेचर का खर्चा, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा, कोई भी इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा अगर आप केवल और केवल मान लो डिपार्टमेंट दो है, 1 और 2। छोटा सा एग्जांपल, सुपरवाइजर की सैलरी। सर सुपरवाइजर सैलरी इज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन अगर आपने एक सुपरवाइजर रखा जो केवल डिपार्टमेंट 1 में काम करेगा तो इसकी सैलरी सारी की सारी इसी में तो जाएगी। मान लो आप 10,000 रुपए पे कर रहे हो तो डिपार्टमेंट 1 में वो काम करता है, 2 में काम ही नहीं करता, तो सर सारा का सारा खर्चा इसी में तो डालूंगा। अब इससे ये तो है नहीं कि सुपरवाइजर की सैलरी डायरेक्ट हो जाएगी, नहीं होने वाली है, तो वो इनडायरेक्ट ही, क्योंकि वो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनडायरेक्ट ही रहनी है। लेकिन अगर मैं कहूं सुपरवाइजर जो है कुछ देर यहां पे काम करता है, कुछ देर यहां पे काम करता है, टोटल इसकी सैलरी है मान लो से एग्जांपल 25,000 रुपए, तो 10,000 आपने डिपार्टमेंट 1 में डाले और 15,000 मान लो 2 में डाले। तो अगर कोई खर्चा सिंगल डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा चला जाए तो उसको कॉस्ट एलोकेशन बोला जाता है। और अगर आप उसको किसी न किसी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट में, दैट इज नॉन एज कॉस्ट अपोर्शनमेंट। पढ़ देता हूं एक बार, कॉस्ट एलोकेशन इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट और आइडेंटिफिकेशन और असाइनमेंट ऑफ होल आइटम, होल आइटम मतलब पूरा का पूरा खर्चा, टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट सिंगल डिपार्टमेंट। Thus the charging of cost to a cost center or cost unit is the process of allocation of cost. Single department में जाएगा allocation. Wages paid to worker of service department can be allocated to the particular department. ठीक है, जैसे अकाउंटेंट को सैलरी पे करे अकाउंट डिपार्टमेंट में चलेगी, बाकी कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी आपने। लेकिन बिल्डिंग का रेंट है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, तो सर रेंट तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइटम ऑफ कॉस्ट ओवर सेवरल कॉस्ट सेंटर। जब आप किसी खर्चे को एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उस सिचुएशन में उसको कॉस्ट अपोर्शनमेंट बोला जाता है। इन द केस ऑफ अपोर्शनमेंट, वन आइटम ऑफ कॉस्ट इज चार्ज्ड टू 2 और मोर कॉस्ट सेंटर। 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरली इनडायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज्ड टू कॉस्ट सेंटर बाय वे ऑफ अपोर्शनमेंट इन प्रोपोर्शन टू एंटीसिपेटेड बेनिफिट। जैसे रेंट है, मान लो 10,000 रुपए का रेंट है, इसमें आपको 1000 स्क्वायर फीट का एरिया मिला हुआ है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट 400 स्क्वायर फीट में और 600 स्क्वायर फीट में मेंटेनेंस है, तो सर आप 10,000 रुपए के खर्चे को यहाँ पे 4:6 के रेशियो में बांट दो, वो अपोर्शनमेंट कहलाएगा। तो कोई खर्चा एक सिंगल डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा जा रहा है, एलोकेशन 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अपोर्शनमेंट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कॉस्ट अब्जॉर्प्शन। सर अब्जॉर्प्शन की बात करें तो अगर कोई खर्चा आप रिकवर करते हो, अगर कोई खर्चा आप रिकवर करते हो तो उसको अब्जॉर्प्शन बोला जाता है। जैसे आप ये सुपरवाइजर की सैलरी पे कर रहे हो, मान लो डिपार्टमेंट 1 2 में तो आपने बांट दी। अब ये डिपार्टमेंट 1 और 2 में मान लो आप 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाते हो, ए, बी और सी। तो जब आप ये सुपरवाइजर की सैलरी 25,000 रुपए इन प्रोडक्ट में डालोगे
और फाइनली कस्टमर से रिकवर करोगे, तो इन प्रोडक्ट में जब आप इन खर्चों को बुक करते हो उसको बोला जाता है अब्जॉर्प्शन करना, उसको बोला जाता है अब्जॉर्प्शन करना। तो अल्टीमेटली तो टारगेट यही होता है जो आप ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ोगे भी, अल्टीमेटली द इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर जो ओवरहेड हम बोलते हैं इनडायरेक्ट खर्चों को, विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फाइनल प्रोडक्ट्स एबीसी, जैसा कि मैंने कहा, सो दैट द चार्ज इज कंप्लीट हो जाए। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कॉस्ट अब्जॉर्प्शन, मीनिंग देयर बाई दैट द कॉस्ट अब्जॉर्ब्ड बाई द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। क्योंकि जब तक मैं प्रोडक्ट में जाके खर्चे डालूंगा नहीं सर, मेरे को इनकी टोटल कॉस्ट पता चलेगी, तभी तो मैं कस्टमर से सेलिंग प्राइस रिकवर करके प्रॉफिट वगैरह कुछ कमा पाऊंगा। यूजुअली एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर कॉस्ट अब्जॉर्प्शन। कॉस्ट अब्जॉर्प्शन के लिए 5 मेथड है जो आपको ओवरहेड के चैप्टर में देखने को भी मिलेगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर आवर रेट और मशीन आवर रेट। इसके अलावा आपको एक 6th मेथड भी देखने को मिल जाएगा जब हम ओवरहेड के चैप्टर में जाएंगे, दैट इज यूनिट मेथड। यूनिट मेथड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कॉस्ट अब्जॉर्प्शन का मतलब है इनडायरेक्ट नेचर के खर्चों को प्रोडक्ट से रिकवर करना। 6 मेथड, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर और यूनिट मेथड। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट। सिंपल मीनिंग कन्वर्जन कॉस्ट का, सर मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट होती है दैट इज नॉन एज कन्वर्जन कॉस्ट। क्या क्या खर्चे लग जाते हैं उसमें? सर मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बनाने के लिए आपको डायरेक्ट लेबर लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लगाना पड़ेगा और फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे लगाने पड़ेंगे, आप अपना प्रोडक्शन पे पहुंच जाते हो। तो कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें तो इट इंडिकेट द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। कौन कौन से खर्चे इसमें आ जाते हैं? सर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस तीनों कवर कर लिए जाएंगे, तीनों कवर कर लिए जाएंगे। कन्वर्जन कॉस्ट के बाद नेक्स्ट आता है अपना कॉन्सेप्ट कॉस्ट कंट्रोल। देखो ये ओवरव्यू है, मतलब इंट्रोडक्शन है। इसमें ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, इसमें एक तरीके से सारी टर्म्स आपको बताई गई कि आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इनमें क्या क्या टर्म्स यूज की जाएगी। थ्योरेटिकल है, नो डाउट 100% थ्योरेटिकल है, बट आपको टर्म्स समझने के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए। साथ में ये जो टॉपिक है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। अगर आपको केवल प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करना है तो आप ये थ्योरी वाला पोर्शन स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंट्रोल। सर कॉस्ट को कंट्रोल करना मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है पहले, देन टारगेट रहता है इससे ज्यादा हमारी कॉस्टिंग नहीं आनी चाहिए, उसको कॉस्ट कंट्रोल बोला जाता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन। सर एक्शन लेना सो एज टू कीप द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर। और ये सेट पैरामीटर्स क्या होते हैं? सर जो पहले से कॉस्ट डिसाइड की जाती है दैट इज स्टैंडर्ड। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है जो पहले से स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उस तक हमारी कॉस्ट को रोकने की कोशिश करना ही कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। कॉस्ट कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट काम करता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है और वर्कर्स को मोटिवेट करना पड़ता है, अप्रेजल करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और फाइनली डिसीजन मेकिंग लेनी। तो 5 स्टेप्स है कॉस्ट कंट्रोल के, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, अप्रेजल एंड रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो ये 5 पॉइंट आपको मेंशन करके आने हैं। इंटरनल मैटर आपको एक बार रीड करके देखना पड़ेगा, इंटरनल मैटर आपको रीड करके देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि रिवीजन क्लासेस है तो रिवीजन क्लासेस में इंटरनल पूरा का पूरा मैटर पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज तो फिर देखो वही क्लास बन जाएगी अपनी 15-20 घंटे की, जबकि टारगेट क्या है 2 से 2.5 घंटे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि रिवीजन तो उसी को बोलते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सर कॉस्ट कंट्रोल करती है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन तो क्या फायदे होंगे, क्या एडवांटेजेस होंगे? तो अचीविंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मैक्सिमम प्रॉफिट। सर पहला फायदा तो यह है जब आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करोगे प्रॉफिट ज्यादा होगा। दूसरा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, जब एक पर्सन को पता होता है कि ये स्टैंडर्ड्स है तो वो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, जबकि अगर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन
में जो भी इंप्लॉइज काम करते हैं वो गलत तरीके से मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। तीसरा, रीजनेबल प्राइस ऑफ कस्टमर, जब कॉस्ट कंट्रोल होगी तो प्राइस भी नॉर्मल होगा। कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर, सर जो अच्छा काम नहीं कर रहा बाहर जाओ, नया वर्कर लेके आओ। इकोनॉमिक यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, सर रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही होते हैं, हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। इंक्रीज क्रेडिट वर्दीनेस, सिंपल सी बात है, जब आपकी कॉस्ट सही होगी, सेलिंग प्राइस सही रखोगे, क्वालिटी सही होगी, मार्केट में आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी। और प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, सर जब आपकी कॉस्ट कंट्रोल में रहती है, सेलिंग प्राइस स्टेबल रहते हैं, तो इकोनॉमी में भी आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, जो आपके प्रॉफिट के टारगेट होते हैं वो आप बहुत इजीली अचीव कर पाते हो। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंट्रोल के बाद कॉस्ट रिडक्शन। सर अगर हमारी कॉस्ट इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा आ रही है तो फिर हमें उसको कम करने की कोशिश करनी है। बस उसी के लिए जो रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करते हो, पॉलिसीज फॉलो करते हो, दैट इज नॉन एज कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन मे बी डिफाइंड एज द रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट। पहली बात तो ये कि कॉस्ट रिडक्शन वही माना जाता है जो रियल और परमानेंट हो। ये नहीं कि इस महीने तो बाई चांस कॉस्ट कम हो गई, अगले महीने फिर भी बढ़ सकती है, सर नहीं, वो इन एनी केस कॉस्ट रिडक्शन नहीं माना जाता। ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट इंपेयरिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर द यूज इंटेंडेड, और सर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रिडक्शन ड्यू टू विंडफॉल, फॉर्च्यूटीज रिसिप्ट, changes in government policies like relaxation in taxes or duties, or due to temporary measure taken for tiding over the financial difficulty do not strictly come under the preview of cost reduction। सर cost reduction में कोई अचानक से कोई फायदा हो गया, कोई फॉर्च्यून रिसिप्ट आ गई, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से कोई कमी हो गई, सर उसकी वजह से कोई भी बेनिफिट परमानेंट नहीं माना जाता और उसको हम कॉस्ट रिडक्शन में कवर भी नहीं करते। तो रियल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। जो आपने कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल पढ़ा उसमें सर 5 पॉइंट को लेकर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। पहला पॉइंट, जो कॉस्ट कंट्रोल है दैट रिप्रेजेंट एफर्ट्स मेड टुवर्ड्स अचीविंग टारगेट। एक्चुअल में कॉस्ट कंट्रोल में टारगेट होते हैं, उनको अचीव करना ही अपना मेन गोल है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन रिप्रेजेंट द अचीवमेंट इन रिडक्शन कॉस्ट। सर इसमें ऐसा कोई टारगेट नहीं होता कि मुझे 10 पैसा कम करना है कि 20 पैसा, नहीं, आपकी कोशिश रहती है कंटिन्यूअस बेसिस पे आप अपनी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हो। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज टू सेटअप ए टारगेट। इसमें पहले टारगेट सेट होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट एज सेट इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद एक्चुअल जो भी हुआ वो फाइंड आउट किया जाएगा, एंड कंपेयर इट विद द टारगेट। जो भी स्टैंडर्ड था एक्चुअल था कंपेयर किए जाएंगे, एंड इन्वेस्टिगेट द डिफरेंस, वेरिएंसेस मतलब जो डिफरेंस है दोनों में वो क्यों है उसको एनालाइज किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और फाइनली जो भी रेमेडियल एक्शंस हैं, मेजर्स हैं, वो लिए जाएंगे। रिडक्शन की बात करूं तो कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। सर इसमें कोई स्टैंडर्ड वगैरह नहीं होता। कॉस्ट रिडक्शन में हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है एफिशिएंसी बढ़ाएं, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें ताकि हम अपनी कॉस्ट में रियल और परमानेंट रिडक्शन लेकर आ सके। तीसरा पॉइंट, cost control seeks to attain lowest possible cost under existing condition। सर कॉस्ट कंट्रोल में टारगेट ये होता है कि जो हमारे सामने कंडीशंस हैं उसी में हमें अपनी कॉस्ट को लिमिट रखना है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन ये मान के चलता है कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइजेस नो कंडीशन एज परमानेंट। कॉस्ट रिडक्शन कहता है कोई कंडीशन परमानेंट नहीं होती, फ्यूचर में चेंजेस आएंगे और हम अपनी कॉस्ट को कम कर पाएंगे। Since a change will result in lower cost, चेंज होगा, बेटर चेंज होगा और हमारी कॉस्ट कम होगी। चौथा पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाता है कब, जब आप अपने टारगेट अचीव कर लेते हो, जबकि कॉस्ट रिडक्शन जो है उसका कोई विजिबल एंड नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन में हम हमेशा अपने आप में इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं और कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। पांचवा पॉइंट, इट इज ए प्रिवेंटिव फंक्शन, क्योंकि हम अपनी कॉस्ट को मान लो 10 रुपए का टारगेट सेट हुआ तो यहां तक रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि कॉस्ट रिडक्शन क्या है, करेक्टिव एक्शन। हम कहते हैं 10 रुपए कॉस्ट आ रही है तो इसको कम करना है, 9 आ रही है तो इसको भी कम करना है, 8 आ रही है इसको भी कम करना है। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में 5 पॉइंट को लेकर डिफरेंस किया जा सकता है।
पहला, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर टारगेट सेट होते हैं जबकि कॉस्ट रिडक्शन में कोई टारगेट सेट नहीं होते। कॉस्ट कंट्रोल में टारगेट को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल के साथ, वेरिएंसेस फाइंड आउट किए जाते हैं, रेमेडियल एक्शन लिए जाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन में स्टैंडर्ड होते ही नहीं। कॉस्ट कंट्रोल एग्जिस्टिंग कंडीशन में मेंटेन करने की कोशिश की जाती है जबकि कॉस्ट रिडक्शन कहता है कोई कंडीशन परमानेंट नहीं है, चेंजेस होंगे और अपनी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाता है जब आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हो। कॉस्ट रिडक्शन का कोई एंड नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है, कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है। तो इस 5 पॉइंट के बेसिस पे आप एग्जाम में 5 में से 5 नंबर लेकर आ सकते हो। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल के डिफरेंस में से काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। इसके बाद आता है कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। सर जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो इसके अंदर काफी तरीके की कॉस्ट कंसिडर की जाती है, तो उनको यहां पे मेनली 7 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड किया गया। एक तो कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंस। सर आपके खर्चे का क्या नेचर है, उसके बेसिस पे कॉस्ट किस किस तरीके की हो सकती है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस बना रहे हो, उससे किसी खर्चे को ट्रेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उसके बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई कर दिया। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन करती है, एक्टिविटीज करती है, उसके बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई कर दिया। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट क्लासिफाई कर दिया, जो कि फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल होती है। देन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, सर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए कुछ कॉस्ट कंसीडर करनी होती है, कुछ नहीं करनी होती, तो बस उसी के बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए भी कॉस्ट को क्लासिफाई करती है। देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस के बेसिस पे कि आप किस तरीके से क्या प्रोसेस फॉलो करके कॉस्ट इनकर करते हो या प्रोडक्ट बनाते हो, उसके अकॉर्डिंगली भी डिवाइड कर दिया गया। और फाइनली टाइम पीरियड के बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई कर दिया गया। अगर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बात करें तो सर नेचर के बेसिस पे कॉस्ट 3 तरीके की हो सकती है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट दैट इज आल्सो नॉन एज एम्प्लॉय कॉस्ट, और अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट में बात करें, मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है जो आप परचेज करके लाते हो, वो फ्रेट इनवर्ड्स आ जाता है, उस पे जो आपने टैक्सेस ड्यूटीज पे किए जिनका आपको क्रेडिट नहीं मिलता वो आ जाती है, जो आपने इंश्योरेंस का खर्चा पे किया, माल लेकर आ रहे थे, ट्रांसपोर्ट का इंश्योरेंस। इसके अलावा नहीं लिया जाता मटेरियल कॉस्ट में, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, कोई आपने टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिल गया, ड्यूटी ड्रॉबैक, या कोई जीएसटी वगैरह पे किया उसका रिफंड आपको मिल गया, तो ये मटेरियल की कॉस्ट में नहीं आते। लेबर की बात करें तो सर बेसिक सैलरीज हो गया, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ईएसआई, ओवरटाइम, इंसेंटिव वगैरह जो मिलता है वो आप इसमें कवर कर सकते हो। अदर एक्सपेंस सिंपल सी बात करें सर, जो यहां मटेरियल लेबर में कवर नहीं हो पाता वो हम अदर एक्सपेंस में कवर करते हुए चलते हैं। तो यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन बाय रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट, तो सर कोई कॉस्ट या तो ट्रेसेबल होती है या नहीं होती। ट्रेसेबल होती है तो डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल नहीं होती तो उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है। अब ये जो 2 तरीके की आपने कॉस्ट देखी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। सर ये जो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉस्ट थी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकती है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट बनती है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस को ऐड करते हैं तो ओवरहेड बनते हैं। यहां से 2 डेफिनेशन निकल के आती है, द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट, एंड एग्रीगेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस इज नॉन एज ओवरहेड। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर आप बात करोगे तो सर फंक्शन के बेसिस पे कॉस्ट को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेट करती है तो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन काम से रिलेट करती है तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अगर आप प्रोडक्ट की रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हो तो R&D कॉस्ट, माल को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हो सेलिंग कॉस्ट, माल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो 5 तरीके की फंक्शन के बेसिस पे कॉस्ट आपको देखने को मिल सकती है। इनको अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है, इनको डिटेल में डिस्कस किया गया है यहां पे, बट ये आपको खुद रीड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा का पूरा यहां पे
रीड करें चीजों को, बट मेनली मैं बता देता हूं जैसे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड कवर हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें जो ऑफिस स्टाफ की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, डायरेक्टर की सैलरी हो गया, रेंट वगैरह के खर्चे हो गए, डेप्रेशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग हो गया, कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन के खर्चे या अदर जनरल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो लाइक एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, या फिर जो सेल्समैन को आप सैलरी कमीशन पे करते हो, शोरूम का रेंट वगैरह हो गया, सर माल को पहुंचाने के लिए जो आप इंश्योरेंस वगैरह पे करते हो, डिलीवरी वैन्स वगैरह के खर्चे हो गए, ये आप कवर कर सकते हो। R&D की बात करें तो किसी भी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में जो खर्चा करोगे या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए खर्चा करोगे, या कोई नया यूज आप फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट तो बना रहे हैं हम, लेकिन इसका और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर इसके अलावा रिसर्च वगैरह की जो फाइंडिंग्स है उनको इंप्लीमेंटेशन करना, उसका कॉमर्शियलाइजेशन करवाना, लाइसेंसिंग वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है उस पर खर्च करना, R&D कॉस्ट में कवर कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। सर क्लासिफिकेशन अगर करें ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर तो कॉस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सर वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आप अपना आउटपुट चेंज करते हो तो जिस आउटपुट में, जिस प्रपोर्शन में आपका आउटपुट चेंज होता है उसी प्रपोर्शन में आपकी कॉस्ट भी अगर चेंज हो रही है तो दैट इज नॉन एज वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट ये कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में। एग्जांपल की बात करें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड का वेरिएबल पार्ट। सिमिलरली अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की बात करूं तो फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है लेकिन टोटलिटी में, सर आप 10,000 यूनिट बनाओ चाहे 15,000 यूनिट बनाओ, रेंट अगर बिल्डिंग का सेम जा रहा है तो दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। पर यूनिट लेकिन ये फ्लक्चुएट कर जाती है, क्योंकि अगर आप कहते हो सर मेरा रेंट जा रहा है 50,000 रुपए का, 10,000 यूनिट बनाई तो 5 रुपए पर यूनिट हुआ, लेकिन अगर 20,000 यूनिट बना ली तो इट विल बी 2.5 पर यूनिट ओनली। एग्जाम्पल की बात करें, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे, स्टाफ की सैलरीज एटसेट्रा आप कंसिडर कर सकते हो। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये इंक्रीज होंगे अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो, डिक्रीज होंगे अगर आप प्रोडक्शन डिक्रीज करोगे तो, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं जिस प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट चेंज होता है। एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस एटसेट्रा। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, सर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देन अगर हम बात करें ऑन द डिसीजन मेकिंग तो सर डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एक ब्रॉडली डिस्कशन किया गया, या कहूं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो सकती है, इंप्यूटेड कॉस्ट हो सकती है, नॉर्मल कॉस्ट या अबनॉर्मल कॉस्ट हो सकती है, संक कॉस्ट हो सकती है, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट हो सकती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो सकती है, कॉमन कॉस्ट हो सकती है, मार्जिनल कॉस्ट हो सकती है, इंजीनियर्ड कॉस्ट हो सकती है, डिफरेंशियल कॉस्ट हो सकती है, मैनेज कॉस्ट हो सकती है, रेलेवेंट कॉस्ट हो सकती है और कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कॉस्ट की अगर टोटलिटी में बात करें तो यहां पे आपकी कॉस्ट को क्लासिफाई कर दिया गया 14 पार्ट्स में, 14 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया। तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो। सर शॉर्ट में बात करूंगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। डेफिनेशन की बात करें तो जब आप अपने आउटपुट को 1 यूनिट से इंक्रीज करते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी अमाउंट से इंक्रीज हो जाती है, दैट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरिएबल कॉस्ट भी बोल दिया करते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट की बात करूं, अगर आप 10 यूनिट बना रहे हो, आपकी कॉस्ट से एग्जांपल 100 रुपए आ रही है, और अगर आप 20 यूनिट बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट उस सिचुएशन में से एग्जांपल 190 रुपए आ रही है, तो डिफरेंशियल कॉस्ट बोला जाता है इस 90 रुपीज की कॉस्ट को। तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव करते हो तो आपकी कॉस्ट में क्या चेंज आया, दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ ए बेनिफिट सैक्रिफाइस्ड इन फेवर ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आपके पास जो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन था, अगर आपने वो सैक्रिफाइस कर दिया टू अडॉप्टिंग द वन, तो फिर आपको जो नुकसान हो रहे हैं दैट इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एग्जांपल है, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा हुआ था जिसमें आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था।
अब आप अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाह रहे हो और उसके लिए आपने ये पैसा निकाल लिया, तो 7% इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। सिमिलरली आपकी एक बिल्डिंग है, आपने लीज पे दे रखी थी, अब लीज से आपको से एग्जांपल 20,000 रुपए पर मंथ का रेंट आता था। अब आप कहते हो मैं इसमें बिजनेस करूंगा खुद, तो ये जब बिजनेस करोगे आप, तो बिजनेस करोगे तो उस सिचुएशन में आपको ये रेंट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20,000 रुपीज की। रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इन द करंट मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ रिप्लेसमेंट। मतलब आज अगर रिप्लेस करता हूं, मेरे पास जो एसेट है तो उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज नॉन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होती है। रेलिवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट विच आर रेलिवेंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज और सिचुएशन। जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो इस कॉस्ट को हमेशा कंसीडर किया जाता है और ये हमेशा फ्यूचर कॉस्ट होती है, पास्ट की कोई भी कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होती है। इंप्यूटेड कॉस्ट की बात करें तो ये एक अज्यूम्ड कॉस्ट होती है, हाइपोथेटिकल कॉस्ट होती है, नॉशनल कॉस्ट होती है, इमेजिनरी कॉस्ट होती है, इंप्लिसिट कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई कैश आउटफ्लो आपका नहीं होता, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ओवन कैपिटल, आपने अपने बिजनेस में खुद की कैपिटल लगा दी फिर भी इंटरेस्ट शो करते हो, जबकि आप किसी को इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, दैट इज द इंप्यूटेड कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके होते हो पास्ट में और उसका डिसीजन मेकिंग में कोई रेलेवेंसी नहीं है। आज आप सीए में इंटर में बैठे हो, तो सीए में आप कहते हो भाई मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, आप कंटिन्यू करो ना करो, जो सीए में फाउंडेशन की फीस तो वो तो गई, इंटर में भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया वो फीस तो गई, तो वो संक कॉस्ट होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए टोटली इररेलेवेंट होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो आप पास्ट में ऑलरेडी इनकर कर चुके होते हो, जो ऑलरेडी आप पास्ट में इनकर कर चुके होते हो। संक कॉस्ट होती है, दे प्ले नो रोल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में इसका कोई रोल नहीं होता। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है कि अगर मैं आज एक मशीन रिप्लेस करने की सोच रहा हूं, तो जो पुरानी वाली मशीन आपने अगर 5 साल पहले खरीदी थी, तो सर कितने में खरीदी थी उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं होगी। हाँ, आज उसकी क्या सेल वैल्यू है वो आपके लिए रेलिवेंट हो सकती है। नॉर्मल कॉस्ट सर जो नॉर्मल कंडीशन में इनकर होती है, तो नॉर्मल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट दैट इज नॉर्मली इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड। जैसे मैं कहूं कि मैं जब आपकी एक क्लास लेता हूं तो मेरे से एग्जांपल 1,000 रुपए के खर्चे होते हैं, तो सर वो नॉर्मल कॉस्ट है, लेकिन कभी अगर एक्स्ट्रा खर्चे हो गए तो वो अब नॉर्मल कहलाएंगे। तो अब नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल कॉस्ट इज एन अनयूजुअल टिपिकल कॉस्ट हुज अकरेंस इज यूजुअली इरेगुलर, कभी कभी हो जाती है, एंड अनएक्सपेक्टेड एंड ड्यू टू सम अबनॉर्मल सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्शन। कभी कभार चोरी हो गई माल वगैरह, ये सब क्या है, अबनॉर्मल होता है। अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल, सर अवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको आप एफर्ट्स लगा के अवॉइड कर सकते हो। अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज विच अंडर गिवन कंडीशन कैन बी अवॉइडेड एंड शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड। लेकिन अनअवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है आप कहते हो सर कुछ भी कर लूं इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अनअवॉइडेबल कॉस्ट विच आर इनएस्केपेबल, जिससे आप बच नहीं सकते, विच आर एसेंशियली टू बी इनकर्ड, इट इज द कॉस्ट दैट मस्ट बी इनकर्ड, फिक्स्ड नेचर की होती है, इनएस्केपेबल होती है। इंजीनियर्ड कॉस्ट की बात करें तो इंजीनियर्ड कॉस्ट रिलेट टू एन आइटम वेयर द इनपुट हैज ए रिलेशनशिप विद द आउटपुट। इंजीनियर्ड कॉस्ट में इनपुट का आउटपुट के साथ रिलेशन होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करें सर, जिसमें एक्चुअल में आपको कैश आउटफ्लो होता है। मैंने ये बिल्डिंग रेंट पे ली, 50,000 रुपए पर मंथ, हर महीने 50,000 रुपए दे रहा हूं, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। सिंपल पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाती है। सैलरी आप पे करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप पे करते हो, दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर मैनेज कॉस्ट क्या होती है, मैनेज कॉस्ट मतलब कोई भी प्रोग्राम या डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ये अपोजिट होता है इंजीनियर्ड कॉस्ट का। मतलब यहां पे इनपुट और आउटपुट जो होता है इसमें रिलेशन इंडिकेट नहीं कर पाते, तो ध्यान देना। एक होती है इंजीनियर्ड कॉस्ट जहां पे आप इनपुट और आउटपुट में रिलेशन इंडिकेट कर पाते हो, लेकिन मैनेज कॉस्ट में आप इनपुट और आउटपुट में रिलेशन इंडिकेट नहीं कर पाते। जैसे एडवर्टीजमेंट कराया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपना एडवर्टीजमेंट कराया, अब इसके 100 तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, तो हमें थोड़ा पता चल रहा है कि इस एडवर्टीजमेंट का कौन से प्रोडक्ट पे कितना इंपैक्ट आया, तो वो सिचुएशन में उसको क्या बोला जाता है, मैनेज कॉस्ट बोला जाता है। लेकिन आप सिंगल प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराओगे उसमें बेनिफिट होगा। सर आप कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हो, पहले तो 10,000 यूनिट बिक रही थी, अभी 12,000 बिक रही है, मतलब 2,000 यूनिट का बेनिफिट आपको ड्यू टू एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। कॉमन कॉस्ट सर वो कॉस्ट होती है, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले सुपरवाइजर सैलरी का एग्जांपल दे रहा था कि सुपरवाइजर की सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी अगर आप 2 से 3 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो,
तो वो क्या है, कॉमन कॉस्ट है। मतलब कॉमन कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कई डिपार्टमेंट के लिए, कई प्रोडक्ट के लिए इनकर हो रही है, उसको कॉमन कॉस्ट बोला जाता है। जैसे हम इस बिल्डिंग में सीए, सीएस, सीएमए तीनों को अगर पढ़ा रहे हैं तो सर रेंट जो जा रहा है वो तीनों के लिए है, तो वो एक कॉमन कॉस्ट कहलाती है। इसके अलावा कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वन इज कंट्रोलेबल एंड वन इज अनकंट्रोलेबल। सर कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जो कि एक मैनेजमेंट एफर्ट लगा के कंट्रोल कर सकता है। स्क्रैप ज्यादा हो रहा था, सुपरवाइजर ने ध्यान देना शुरू किया और स्क्रैप को कम कर लिया, कंट्रोल कर सकते हो सर। लेकिन फिक्स्ड नेचर के जो नॉर्मली खर्चे होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, जैसे बिल्डिंग का रेंट है, देना ही देना है, स्टाफ की सैलरी है, देना ही देना है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस बात करें तो कॉस्ट को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इट मे बी बैच कॉस्ट, इट मे बी प्रोसेस कॉस्ट, इट मे बी ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट। सर बैच कॉस्ट, अगर आप एक बैच के अंदर यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस बैच के लिए जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे बैच कॉस्ट में कवर किए जाते हैं। अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करके माल प्रिपेयर करते हो तो उस प्रोसेस में जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे प्रोसेस कॉस्ट में कवर किए जाते हैं। जैसे आप अगर एक शर्ट बना रहे हो, तो शर्ट में जो भी आप ऑपरेशन करते हो, इंडिविजुअल ऑपरेशन का जो खर्च है वो आपका ऑपरेशन खर्च कहलाता है, ऑपरेशन कॉस्ट कहलाती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वहां पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाई होता है। जैसे मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इज द पार्ट ऑफ सर्विस, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पार्ट है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। जॉइंट कॉस्ट तब बोला जाता है जब आप एक प्रोसेस में 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो और उस प्रोसेस में से एग्जांपल 5 लाख रुपए का खर्च हुआ, तो सर मुझे नहीं पता ए में कितना हुआ, बी में कितना हुआ, तो उस खर्चे को जॉइंट कॉस्ट बोल दिया जाता है। तो बैच कॉस्ट नॉर्मली एक बैच की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके देता है और बस एक बैच में नॉर्मली ये इनकर होता है। आप कह सकते हो एक बैच में जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए अगर आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो वो बैच कॉस्ट कहलाती है। प्रोसेस कॉस्ट सर पूरी की पूरी प्रोसेस के लिए जो आप खर्चे कर रहे हो, नॉर्मली रिफाइनरीज हो गया, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ये प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती है। ऑपरेशन कॉस्ट की बात करें तो वन ऑपरेशन इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस का पार्ट होता है ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन के लिए जो खर्चा है दैट इज नॉन एज ऑपरेशन कॉस्ट। इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जैसा कि मैंने कहा सर्विस प्रोवाइडर पे अप्लाई होता है, जैसे आप किलोवाट आवर्स वगैरह, पैसेंजर किलोमीटर वगैरह, ये सारी चीजें जो देखते हो, बेड हॉस्पिटल वगैरह, हॉस्पिटल्स, स्टूडेंट्स सर्विसेज हो गई, या फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हो गई, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट में कवर की जाती है। मतलब सर्विस का जो भी पार्ट है वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कवर हो जाता है, सिविल इंजीनियरिंग लाइक बिल्डिंग बनाना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना। और ज्वाइंट कॉस्ट जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक प्रोसेस में बनाते हो तो उनके लिए जो कॉस्ट इनकर होती है दैट इज नॉन एज ज्वाइंट कॉस्ट। पेट्रोल इंडस्ट्री, डीजल इंडस्ट्री, केरोसिन, ये जो प्रोडक्ट है, रिफाइनरी प्रोसेस वगैरह, इसमें ज्वाइंट कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है। इसके बाद टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो सर अगर पास्ट कॉस्ट है तो हिस्टोरिकल बोल दिया जाता है, फ्यूचर की बात करें तो प्री डिटरमाइंड, और फ्यूचर की जो है उसको भी दो पार्ट में एनालाइज कर लिया गया, वन इज स्टैंडर्ड, वन इज एस्टिमेटेड। हिस्टोरिकल कॉस्ट पास्ट कॉस्ट होती है। अगर मैं कहता हूं भाई पिछले महीने जो कॉस्ट इनकर हुई थी उसकी कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, तो ठीक है आप हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात कर रहे हो इसका मतलब। लेकिन अगर आप कहते हो कि अगले महीने क्या कॉस्ट आएगी वो कैलकुलेट करने जा रहा हूं, मतलब आप प्री डिटरमाइंड की बात कर रहे हो। प्री डिटरमाइंड दो तरीके की हो सकती है, स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड। स्टैंडर्ड की बात करें तो सर स्टैंडर्ड में प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स होते हैं, उनको अप्लाई करके आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करते हो, देन जो एक्चुअल आ जाता है उससे कंपेयर करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, कारण जानते हो और उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो। जबकि एस्टिमेटेड जो होता है सर, एस्टिमेटेड कॉस्ट एक तरीके से फोरकास्टिंग होती है कि फ्यूचर में मेरी कॉस्ट क्या हो सकती है। हालांकि दोनों ही, स्टैंडर्ड का मतलब होता है, सिंपल सी मैं बात करूं तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, शुड बी, मतलब कॉस्ट क्या होनी चाहिए, और एस्टिमेटेड में आपकी कॉस्ट क्या हो सकती है वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर में दैट इज टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। सर हम कॉस्टिंग में कई टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन हो गया और बजटरी कंट्रोल हो गया। ये जो 4 चैप्टर हम आगे जाके पढ़ते हैं ये चारों टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है। इन टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग का टारगेट क्या होता है सर, इन टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के टारगेट होते हैं दो, कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड कॉस्ट को रिड्यूस करना।
तो ये हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन को लेकर, थियोरिटिकल टॉपिक, जिसमें हम सारा का सारा एक तरीके से ओवरव्यू देखते हैं कि सर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारा, उसमें नॉर्मली क्या टर्म्स यूज की जाती है, किस किस तरीके की कॉस्ट हो सकती है। तो बहुत एक तरीके से ओवरव्यू है, थ्योरी टॉपिक है। वैसे तो नॉर्मली मैं थ्योरी टॉपिक को रिवाइज करवाना पसंद नहीं करता, क्योंकि थ्योरी में देखो बात यह है कि पढ़ना तो अपने को ही होता है और ऊपर ऊपर से चीजों को याद जरूर दिलाया जा सकता है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फाइनली आपको इंटरनल मैटर वगैरह तो खुद ही पढ़ के जाना पड़ेगा। और देखो रट्टा भी नहीं लगाना है, आपको चीजों को समझ के जस्ट वहां पे लिख कर आना है। बाकी डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं इन चीजों को अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर, बट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ये टॉपिक आपके लिए एमसीक्यू फिल इन द एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, और दूसरा जो आपके थ्योरी क्वेश्चन आता है उसके लिए रेलिवेंट है। बाकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपना पेपर इतना मिल जाता है कि हम काफी सारा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाते हैं, बट फिर भी थ्योरी टॉपिक था, मैंने रिवाइज करवा दिया है। एक बार अगर आप इसको पढ़ लोगे, आप इजीली कहीं ना कहीं एग्जाम में जो एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, मेरे हिसाब से आप इजीली यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि काफी सारा रेलिवेंट कंटेंट हम लेकर आएंगे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर रिवीजन पूरी की पूरी सीरीज लेकर आने वाले हैं, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अनाउंस हम कर चुके हैं, तो बहुत सारा रेलिवेंट कंटेंट है। इवन काफी सारे सब्जेक्ट्स का हम रिवीजन सीरीज और टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू चलेगा, यूट्यूब चैनल के थ्रू चलेगा रिवीजन सीरीज पूरी की पूरी, और टेलीग्राम चैनल के थ्रू चलेगा हमारा पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एजुकेशन का बेनिफिट खुद मत लीजिए, एजुकेशन का बेनिफिट आप भी लीजिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि आपका दोस्त पढ़ लेगा तो आपको उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं, जब मेरे को कोई नुकसान ही नहीं होता तो दूसरे को फायदा देने में क्या प्रॉब्लम। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप जिन भी टेलीग्राम चैनल में हो वहां पे अगर शेयर करना आपके लिए पॉसिबल है तो शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।